यह सरकार माहौल शानदार जबरदस्त। टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए। सर आपने सर सप्लाई का स्कोप तो समझ लिया, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 सर, सेक्शन नंबर 12 है गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 13 है सर्विसेज के लिए। ओके सर, सेक्शन नंबर 14 एक और होता है, वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं आता, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। सेक्शन नंबर 12 और 13 की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे इस सेक्शन के थ्रू, एंड जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी अराइज हो जाएगी सप्लायर पे या रेसिपिएंट पे टैक्स पे करने के लिए। ओके सर, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 बोलता है इन केस ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड। मतलब जब इनवॉइस इश्यू करोगे तब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर देश कौन सा? हिंदुस्तान। यहां लोग इतने होशियार है कि वो तो टाइम पे बिल इश्यू करेंगे नहीं जानबूझ के, सो दैट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार भी हिंदुस्तानी है भैया। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन केस ऑफ गुड्स अगर आपने टाइमली बिल इश्यू कर दिया एज पर सेक्शन नंबर 31, जब आपको इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था उस अकॉर्डिंग आपने टाइमली बिल इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। पर अगर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो इन केस इफ यू डिलेड इन इशूइंग द इनवॉइस, तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 31 वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और हां, अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ उससे कोई कंसर्न नहीं है। गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? अब सर बात आती है सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से कब इनवॉइस इश्यू करना चाहिए। तो सर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, जहां पर भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है एट द टाइम ऑफ ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स यू हैव टू इशू द इनवॉइस। सेकंड, जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे आपको इनवॉइस कब इशू करना है सर? जब आपने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवा दी, जैसे कोई मशीन है कहीं पे इंस्टॉल्ड है और आपने इंस्टॉल्ड मशीन ही बेच दी किसी को, तो जब आपने उस गुड्स का इफेक्टिव पोजीशन उसको दे दिया है, जब गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करा दी उस दिन ये मान लेंगे कि सप्लाई हो गया और उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। थर्ड केस सर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर होता है तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इशू करना है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है? एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सप्लायर और रेसिपिएंट डिसाइड करते हैं कि इधर सप्लायर विल इश्यू पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर रेसिपिएंट पीरियडिकली उसको सप्लायर को पेमेंट करेगा एक सर्टेन अमाउंट जो फिक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो पीरियडिकल पेमेंट अगर आप दे रहे हो, रेसिपिएंट अगर सप्लायर को पीरियडिकल पेमेंट दे रहा है तो जिस दिन वो पेमेंट दे रहा है उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का जितना वो पेमेंट कर रहा है उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। और अगर पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है सप्लायर, तो जिस दिन वो अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट इश्यू कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। प्लस अगर आपने कभी भी कोई गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेस पे भेजी है तो सर जब गुड्स भेजेंगे तब डिलीवरी चालान के थ्रू भेजेंगे, तब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते। तो ऐसे केस में या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स whichever is earlier उस दिन आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, नहीं तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31 वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्लियर? डन। और एडवांस पेमेंट का कोई रिलेवेंस गुड्स के केस में नहीं है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जिन जिन केस में गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, अब किन केस में रिवर्स चार्ज लगता है गुड्स के केस में वो हमारे सिलेबस में नहीं तो हमने वो नहीं पढ़ा, पर हाँ जिन केस में रिवर्स चार्ज लगता है वहां टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? तो रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे, और रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बोलता है सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। 3 इवेंट दिए उनमें से विच एवर इज अर्लीस्ट। फर्स्ट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। एंड थर्ड, जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लीस्ट। मतलब यहां एडवांस पेमेंट भी कर दिया तो भी लायबिलिटी आ जाएगी, ध्यान रखना। यहां पे पेमेंट वर्ड को डिलीट नहीं किया है, केवल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में पेमेंट एडवांस पेमेंट रिलेवेंट नहीं है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 में एडवांस पेमेंट रिलेवेंट है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गया वो दिन, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या फिर
रेसिपिएंट ने जब सप्लायर को पे कर दिया है, विच एवर इज अर्लीस्ट, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और हाँ, सब रेसिपिएंट ने सप्लायर को कब पे कर दिया है, कब माना जाएगा, जिस दिन रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने पेमेंट की एंट्री कर दी, हाँ साहब मैंने पेमेंट कर दिया है, या फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसा पेमेंट एक्चुअली डेबिट हो गया, कट गया पेमेंट बैंक से, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मानते हैं क्या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर। तो सर इन तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है। और हाँ, इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने जब वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, जब वो खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड किया, जब वो गुड्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 बोलता है इन केस ऑफ वाउचर्स और कूपन्स, अगर आप गुड्स सप्लाई करो थ्रू वाउचर्स या कूपन्स, तो ऐसे केस में अगर आपने वाउचर इश्यू किया या कूपन इश्यू किया गुड्स के लिए, तो इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ऐसे केस में जब वाउचर इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले ही रेसिपिएंट ने वो वाउचर रिडीम कराया या नहीं कराया, कोई कंसर्न नहीं है। और अगर इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब वाउचर रिडीम कराया होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड थ्रू वाउचर्स। सर अब एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है या नहीं, इसका मीनिंग क्या है? मतलब मान लो सर मैं रेडीमेड शर्ट्स बेचता हूं, क्लियर, और मैंने आपको वाउचर दिया 1000 रुपए का शर्ट्स का, तो जब मैंने वाउचर दिया तो पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट शर्ट ही परचेज कर पाएंगे, तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। या ज्वेलरी का, मैंने मेरा शोरूम में ज्वेलरी का और ज्वेलरी का मैंने वाउचर दिया, तो ज्वेलरी ही सप्लाई होगा अगेंस्ट दैट वाउचर, तो मींस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। और एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल है तो जब वाउचर इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उतने अमाउंट के लिए जितना अमाउंट का आपने वाउचर दिया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो वाउचर रिडीम अपने रेसिपिएंट ने कराया कि नहीं कराया, टैक्स पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा, क्लियर। एंड बिग बाजार का वाउचर दिया है, मान लो मैंने बिग बाजार में हजारों तरह की गुड्स है, आप जो मर्जी चाहे परचेज कर सकते हो, 1000 रुपए का वाउचर है। अब सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल कि आप किसके अगेंस्ट वो वाउचर रिडीम कराएंगे, पता नहीं है, तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। तो ऐसे केस में जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, रिडीम नहीं कराए तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ये सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 रेसिडुअल केस, मतलब अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है सबसेक्शन 2, 3 और 4 से, तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब इन एनी अदर केस डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फ्रॉड वगैरह केस में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पकड़ा गया अगर एसएससी, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 5 काम आएगा। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 6 लास्ट पॉइंट फॉर गुड्स, ये बोलता है क्या, सर अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया है और कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस, ओवर एंड अबाउट द वैल्यू आपने इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी या ऐसा कोई पेनल्टी का अमाउंट या कुछ भी आपने ओवर एंड अबाउट द प्राइस चार्ज कर दिया है फॉर डिलेड पेमेंट बाय द रेसिपिएंट, मतलब आपने मान लो उसको उधार दिया 1 महीने का, उसने लेट कर दिया पेमेंट करने में, आपने वैल्यू था 1 लाख रुपए, उसके अलावा आपने ब्याज भी ले लिया, इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्जेस, फी या पेनल्टी, कुछ भी नाम से आपने चार्ज लिया, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी। और उस इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए, उस एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट इंटरेस्ट का अमाउंट आपको रिसीव होता है एक्चुअली, दैट इज द डेट व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई विल अराइज ऑन दैट पोर्शन ऑफ द अमाउंट व्हिच इज रिकवर्ड एज इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट चार्जेस, पेनल्टी एटसेट्रा पर ओरिजिनल जो वैल्यू था उसका तो टैक्स इन्वेस्ट जब इश्यू किया होगा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 के हिसाब से आएगा जब वो पेमेंट रिसीव होता है, क्लियर, डन, ये खत्म होता है सेक्शन नंबर 12। आइए सर्विसेज के लिए पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 बोलता है सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, वो इस सेक्शन से डिफाइन होगा, और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस दिन लायबिलिटी आती है सर्विसेज के केस में टैक्स पे करने की। ओके, सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, पर अगर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया, द टाइम लिमिट व्हिच इज गिवन इन सेक्शन नंबर 31, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब सर्विसेज कंप्लीट करी आपने, डेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब जब सर्विसेज आपने कंप्लीट कर ली, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज, सर 30 दिन का वक्त मिलता है। इनवॉइस कैन बी इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विसेज आपकी कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। और हाँ,
अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, उनके केस में 45 डेज का टाइम मिलता है टू इशू द इनवॉइस। और अगर आपने 30 दिन या 45 डेज इज द केस में भी फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, 30 दिन के अंदर अगर हमने बिल इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने 30 दिन के अंदर बिल इशू नहीं किया या बैंकिंग वगैरह केस में 45 डेज में बिल इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर शेल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा सर, अगर इन इवेंट से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये डिटरमिनेबल नहीं है और टाइम सप्लाई डिटरमिन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया है, वो बोलता है क्या, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा रिगार्डिंग रिसीट ऑफ सर्विसेज, उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे सप्लायर के लिए बेटा। अगर इश्यू ऑफ इनवॉइस, प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट इनसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो रेसिपिएंट ने जब अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा रिसीट ऑफ सर्विसेज का, उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई था सप्लायर के लिए। क्लियर, डन। एक दो बातें हो रही बेटा, सर ध्यान रखिएगा, अगर एडवांस पेमेंट आता है तो जितना एडवांस आया है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड उतने पे ही लायबिलिटी आएगी। इनवॉइस इशू क्या है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस इशूड, जितना अमाउंट का इनवॉइस इशू क्या है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। प्लस अगर कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे थे और बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करी आपने उतने का ही इनवॉइस इशू करना है और उतने के लिए ही लायबिलिटी आपकी आएगी। ओके सर, ध्यान दीजिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, अगर एडवांस पेमेंट रिसीव होता है सर तो उसके केस में जितना अमाउंट एडवांस आया उतना अमाउंट पर लायबिलिटी आ जाती है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। पर इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड इज अप टू ₹1000 तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वहां आपकी चॉइस है, आप चाहे तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के अभी टैक्स पे करें या फिर जब उसका नॉर्मल इनवॉइस इशू करेंगे तब ही आप टैक्स पे कर दीजिए अप टू ₹1000 अगर एडवांस का अमाउंट है तो। ओके डन। एक और कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस। अच्छा, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस क्या होती है, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर सर्विसेज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट कब आती है, डिपेंड्स, 3 केस है। फर्स्ट, अच्छा ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं होता है टू इशू द इनवॉइस। ओके सर, इसी केस में इनवॉइस कब इशू करना, अगर किसी इवेंट के होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस में परसेंटेज कंप्लीशन, 30% बिल्डिंग कंप्लीट 10 लाख रुपए दो, 40% कंप्लीट 15 लाख रुपए और दो, इस तरह का है। तो जिस दिन वो इवेंट होगा उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का सर्विस का आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, 30 दिन का वक्त नहीं है। सेकंड, अगर ऐसा कोई इवेंट फिक्स नहीं पर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है, जैसे टेलीफोन सर्विसेज में ड्यू डेट फिक्स होती है, बिलिंग साइकिल फिक्स होता है पोस्टपेड कनेक्शन में, तो सर जब ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट आएगा उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना कंपलसरी, उतने अमाउंट का जो ड्यू होने वाला है। क्लियर। एंड लास्ट, अगर कोई फिक्स नहीं है, ना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है, ना कोई इवेंट फिक्स है जब रेसिपिएंट को पे करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब उतने अमाउंट का उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और जिस दिन इनवॉइस इश्यू करोगे वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। पर अगर इस टाइम के अंदर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ या जब वो ड्यू डेट आई तब मान लेंगे सर्विसेज उतनी कंप्लीट हो गई उतने अमाउंट की, और उतने अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। क्लियर, डन। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का माहौल खत्म। ओके, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट की लायबिलिटी आएगी, और रेसिपिएंट की लायबिलिटी आएगी तो रेसिपिएंट के एंगल से टाइम ऑफ सप्लाई देखना है, और रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 61st डे, वहां गुड्स में 31st डे था, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, आपने पेमेंट किया सप्लायर को कब माना जाएगा, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया है वो, या एक्चुअल डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मानते हैं डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट वो दिन, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और हाँ, अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा हो तो जब रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो खर्चा रिकॉर्ड किया, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। प्लस अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ सर्विस दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और आउट ऑफ इंडिया से हमने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी है और दोनों पर्सन को ने एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो वहां 61st डे का टाइम, 60 डेज का टाइम नहीं मिलता है। वहां सिंपली बोल दिया कि इन केस अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड सप्लायर ऑफ सर्विस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन, या जिस दिन अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया है वो, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। वहां 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कंसीडर नहीं करेंगे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया या एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस बोथ द पर्सन आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। प्लस
सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 ये कहता है, अच्छा सबसेक्शन 4 5 6 एब्सोल्युटली सेम जो हमने गुड्स के केस में पढ़े थे, पर फिर भी रिपीट कर देता हूं। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 वाउचर्स और कूपन के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो, तो इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो सर जब वाउचर इश्यू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा। एंड इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब वाउचर रिडीम कराओगे तब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। एग्जांपल देता हूं, किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा मिलता है और पिज्जा का वाउचर मिला 500 रुपए का आपको, तो जब वाउचर इश्यू किया तब डिफाइंड है पिज्जा ही मिलेगा। सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो पिज्जा सर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा जब वाउचर इश्यू किया आपने तभी। और इफ जैसे मेकमाईट्रिप.com का आपको वाउचर दिया, अब इसमें आप फ्लाइट टिकट भी बुक करा सकते हो, बस का टिकट भी बुक करा सकते हो, होटल भी बुक करा सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज है। एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे केस में जब वाउचर रिडीम कराओगे तब ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन, अगर सबसेक्शन 2 3 4 से आंसर नहीं आ रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इन एनी अदर केस डेट ऑफ एक्चुअल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6 बोलता है, अगर आपने कस्टमर से क्लाइंट से वैल्यू ऑफ सप्लाई के अलावा ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट या पेनल्टी या डिलेड पेमेंट चार्जेस आपने एक्स्ट्रा रिकवरी किए, तो उस डिलेड पेमेंट चार्जेस इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब वो एक्चुअली आपको रिसीव होता है। नहीं रिसीव हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा। जब आपको रिसीव होगा उतना अमाउंट के टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन अमाउंट रिसीव हो रहा है वो होगा। पर हाँ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे बिल था 1 लाख रुपए का, उसके लिए तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 वगैरह जो है नॉर्मल सेक्शंस, उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। पर जो इंटरेस्ट अमाउंट आया ओवर एंड अबाउट द प्राइस, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 6 आएगा जब वो पेमेंट एक्चुअली रिसीव होता है। इसी के साथ भारत माता की जय। सेक्शन नंबर 13 भी खत्म होता है। अब ये चैप्टर नंबर 3 आपका टाइम ऑफ सप्लाई पूरा भारत माता की जय खत्म होता है। अब ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स है, उनको भी ये वीडियोस पहुंचाइए सो दैट वो सब भी इनका बेनिफिट ले पाए। और हाँ, मैं आपको लेक्चर 1 में वैसा बता चुका हूं कि भले ही आपने कोचिंग क्लासेस मेरे से पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई कंसर्न नहीं है। एवरीबडी कैन यूज दिस लेक्चर्स in the best manner in which they can help. Okay, thank you so much. Best wishes from my side to you all guys. Thank you. Bye.